आज थोड़ी बात बीजेपी की कर ली जाए। हम लोग बीजेपी की बात इस तरह से करते हैं, खास करके मोदी जी की बात करते हैं, अमित शाह की सरकार की, राष्ट्र। लेकिन आज बीजेपी पार्टी की थोड़ी बात करना चाह रहे हैं। और बीजेपी पार्टी की इसलिए भी बात करना आवश्यक है कि बीजेपी ने एज अ पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की कि इमरजेंसी में क्या क्या हुआ। इस तरह की कोशिश बीजेपी, जब मोदी जी ने एक बार और कोशिश की थी कि देश का जब बंटवारा हुआ था, उसको भी कौन सी बंटवारा विभीषिका दिवस के रूप में उन्होंने उस जख्म को भी कुरेदने की कोशिश की थी। क्या फायदा मिला ये मुझे नहीं मालूम। बीजेपी में जो अध्यक्ष का चुनाव होता है उनके यहाँ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। उनके यहाँ आज तक इलेक्शन नहीं हुआ है। कौन सर्वसम्मति से चुनाव होता है वो सबको पता है कैसे। और सर्वसम्मति का मतलब ये है कि आरएसएस से जो पर्ची बोलिए, चिट्ठी बोलिए, नाम बोलिए, वो आरएसएस से सजेस्ट हो जाता है और फिर किसी की चू करने की हिम्मत नहीं है। बीजेपी टेक्निकली तो भाई 1980 में बनी, उससे पहले वो भारत जनसंघ थी, बीजेएस थी, भारतीय जनसंघ। मुझे एक इंटरेस्टिंग बात किसी ने कहा कि जब बीजेपी 1980 में जब इसको बनाया जा रहा था, रिवाइव किया जा रहा था जनता पार्टी से अलग होके, तो उस समय जनसंघ से ये छुटकारा पाना चाहते थे। उनको ये, आरएसएस को ये लगा था जैसे आप किसी को बेवकूफ बनाते हैं ना, किसी को बेवकूफ बना रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो उसको लगता है कि नाम बदल लो। तो उस समय आरएसएस के कुछ थिंक टैंक का कहना यह था कि संघ अगर रहता है जनसंघ तो उसको आरएसएस, ये बीजेपी का ही कोई व्यक्ति हमें समझा रहे थे। और साहब बीजेपी से करके वो भारतीय जनता पार्टी की, जो जनता पार्टी की गुडविल है वो इनको थोड़ी मिल जाएगी, इस तरह की बातें कही थी। 1980 के बाद ये 11वें अध्यक्ष हैं हमारे नड्डा साहब। और अटल बिहारी वाजपेयी 80 से 86, इनके यहाँ 3 साल के लिए अध्यक्ष चुने जाते हैं। और अब जो इनका कानून, इनका विधान है, उसके अनुसार एक अध्यक्ष 2 बार से ज्यादा नहीं हो सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी, फिर आडवाणी जी एक एक्सेप्शन है जो 3 बार, 96 से 90, 93 से 98 और फिर 2004-2005 में इन्होंने अध्यक्ष पद संभाला था। मुरली मनोहर जोशी उसके बाद आए, कुशवाहा ठाकुरे आए, बंगारू लक्ष्मण आए, के जन कृष्णमूर्ति, वेंकैया नायडू, और हमारे गडकरी साहब 2010 से 2013 और 2005 से 2009 राजनाथ सिंह और अमित शाह जी को ये डिस्टिंक्शन है कि 2 बार इन्होंने उस पद को संभाला है। 2005 से 2009 और 2013 से 2014 राजनाथ सिंह, 2014 से 2017 और 2017 से 2020 अमित शाह। मैंने कहा ये जो मामला है, ये तो नड्डा साहब तो मतलब जो है, जिसके इशारे पे काम कर रहे हैं, सभी को पता है। अमित शाह साहब उनको किस तरह से कंधा पकड़ के, हाथ पकड़ के पीछे झटक देते हैं, वो भी पता है, सबने सार्वजनिक रूप से देखा है। लेकिन मैं मूल रूप से, क्या मोदी जी की विदाई का समय आ गया है कि इसलिए लेके इतनी खींचतान है? और मोदी जी की दिक्कत यह है कि उनकी विदाई के साथ उनको, जी, तो ये पूरा मामला क्या है राय साहब? इनके नए अध्यक्ष क्यों नहीं बन पा रहे हैं राय साहब? इधर सत्ता का पूरा समीकरण भाजपा के अंदर सांगठनिक रूप से बदला हुआ है और जो महामंत्री हैं, जो संघ के द्वारा नामित होते हैं, वो ज्यादा पावरफुल हैं। वो बल्कि संघ के जरिए भाजपा के पॉलिसी को घोषित कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं, कल ही से बहस चल रही है कि समाजवाद शब्द और सेकुलर शब्द निकाला जाए। वो नड्डा साहब ने नहीं कहा, वो अमित शाह ने भी नहीं कहा, वो कहा है दत्तात्रेय होसबोले ने। और ये हमेशा भागवत जी ने 2015 में बिहार में कहा था कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। तो ये बुनियादी बातें जहां से भाजपा का वैचारिक व्यतिक्रम शुरू होता है या रास्ता शुरू होता है, वो आरएसएस के द्वारा ही दिया जाता है। और उस तरह से आंतरिक लोकतंत्र भाजपा में कभी नहीं रहा है, जिसमें कि जिला कमेटियां और उसके अलावा अंचल कमेटियां, उसके अलावा गांव कमेटियां, उसके अलावा राज्य कमेटियों में बाकायदे चुनाव हो पारदर्शी ढंग से। अभी भी किसी स्टेट कमेटी की बैठक का चुनाव इनका हुआ नहीं है। और ये बिहार के चुनाव होने तक वो अपना राष्ट्रीय चुनाव भी नहीं कराएंगे। लेकिन जो सबसे खतरनाक बात है, इधर अयोध्या में हार के बाद और कुंभ के पूरे संचालन के बाद योगी जी के, कि एक रस्साकसी मची हुई है भागवत जी और मोदी जी में। और भागवत लगभग ये कह चुके हैं कि भाजपा का अध्यक्ष मेरे पसंद का होगा, क्योंकि अगर भाजपा का अध्यक्ष जो है भागवत जी के पसंद का होगा
तो देर सबेर मोदी जी की जो लोकप्रियता घटेगी, जो लगातार घट रही है, और जिस तरह से इस बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे उनकी मान मर्यादा क्षरित हुआ है, और एक सिरफिरा अमेरिकी राष्ट्रपति ने इनको विश्व मंच पे किस तरह अपमानित किया है। अगर कहीं इसका विकल्प आरएसएस खोजने जाएगी, तो योगी जी के इर्द गिर्द ये खुदाई होगी। और योगी जी उनके लिए इसलिए भी सूट कर सकते हैं कि योगी जी कॉरपोरेट के भी सेवक हैं, और योगी जी राम मंदिर और धर्म और हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र और भारत के संविधान के बदलाव, ये सारे जो वैचारिक इनके प्रस्थापनाएं हैं, योगी जी से अच्छा और कम समझदारी वाला आदमी इनको नहीं मिलेगा। चलिए राय साहब, आपका भी ये बहुत अच्छा रहा। मैं एक जल्दी से टिप्पणी ले लूं कि फिर आप निकल जाइए, क्योंकि आपका आप जब समाज SYS के कैंडिडेट रहे, छात्र राजनीति में बहुत एक्टिव रहे, हम सब लोगों में सबसे ज्यादा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आपका सामना हुआ है। ये नड्डा जी उसी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की वो है। मैं एक बहुत छोटी टिप्पणी आपकी ले लूं। इमरजेंसी में आप सब लोग, आप तो बहुत छोटे थे, लेकिन इमरजेंसी के में आप कांग्रेस के उस जो भी वो हुआ तो उसके अगेंस्ट थे। आज आप कांग्रेस के साथ कैसे दिखाई दे रहा है? ये आपको अजीब सा नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी के साथ जी आप आ जी जाए? जी। इमरजेंसी में मैं बहुत छोटा नहीं था, लेकिन बल्कि वो दौर था जब कक्षा 8 और 10 में पढ़ने वाले लड़के भी वो झंडा लेकर सड़कों पे दौड़ रहे थे। जेपी ने कुछ ऐसा प्रवाह किया था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक छोटा सा स्टेशन मोहम्मदाबाद में हम लोगों ने घंटों ट्रेन रोका रहा, इसलिए कि वो स्टेशन मास्टर बदमाशी कर रहा था। जेपी की मीटिंग आजमगढ़ में थी, और वो उसमें बहुत सारा बहानेबाजी कर रहा था। तो एक किशोर के रूप में भी हम लोगों को लगता था कि इस अभी इमरजेंसी शुरू नहीं हुई थी, जेपी आंदोलन की लहर चढ़ गई थी, और पटना में छात्र आंदोलन चल रहा था, गुजरात का छात्र आंदोलन एक एक सीमा तक पहुंच चुका था। तो उस समय उम्र की कोई सीमा नहीं थी, 10-12 साल का लड़का भी 25 साल के लड़के की तरह से सड़कों पर दौड़ता। कांग्रेस मैंने इसलिए ज्वाइन किया कि कांग्रेस की जो निरंकुशता थी, कांग्रेस की जो तानाशाही थी, कांग्रेस ने अपनी हर गलती को माना। कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, कांग्रेस ने कहा कि हम मेरी गलती है। कांग्रेस ने ऑपरेशन ब्लू स्टार करके और सिखों के ऊपर गोलियां चलवाई, 84 वाली घटना हुई। कांग्रेस कांग्रेस ने इसकी गलती को माना, और खास तौर पर राहुल गांधी ने जिस तरफ से भारत के संविधान की मर्यादा को, भारत के संविधान की उद्देशिका और प्रस्तावनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए इस देश में 15,000 किलोमीटर पैदल चल के इस देश के आम आदमी से साक्षात्कार किया। वो जो पूरा लॉन्ग मार्च था, वो जिस तरह से गांधी जी ने किया होगा किसी समय, या और लोगों ने किया होगा जिन्होंने समाज परिवर्तन का सपना देखा था, तो राहुल गांधी एक नए कांग्रेस को पुनर्निर्मित करना चाह रहे हैं। वो कांग्रेस जो नेहरू काल में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी आजादी के बाद अपने कंधे पर लिया था। तो अब मैं जी उस कांग्रेस से लड़ा, जेल में रहा, लाठियां खाई, और तमाम एक्ट झेला, जो कांग्रेस इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर की कांग्रेस थी। लेकिन राहुल गांधी के दौर की कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र भी, आप देख लीजिए, अध्यक्ष के चुनाव में ही खड़गे साहब लड़ रहे थे और शशि थरूर लड़ रहे थे। शशि थरूर बाकायदे हिंदुस्तान के हर प्रांत में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कांग्रेसियों की मीटिंग की, और पूरी वोटिंग हुई, और पूरी वोट की गिनती हुई। कहीं से नहीं लग रहा था कि कोई डमी कैंडिडेट है। तो जो और इसके कारण कांग्रेस को बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ रहा। कांग्रेस के अंदर आंतरिक विद्रोह हो रहे, और जो इलाकाई सूबेदार हैं वो अपने मनमानापन कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सख्ती करनी चाहिए, और वो सख्ती भी राहुल गांधी ने बहुत सारा किया है। तो मैं इस दौर में कांग्रेस में आया। मुझे इसका कोई पश्चाताप नहीं है ठीक कि ये इमरजेंसी वाले कांग्रेस का मैं हिस्सा हूँ। ठीक है।